दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन यानी जीएस प्रश्न पत्र को। इसमें हम जीएस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी 140 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे आपको दो लाभ होगा। एक तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप रिवाइज कर सकेंगे, दूसरे आप ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इस परीक्षा में किस तरह से और कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था। ऑप्शन है 1899 में, 1901 में, 1903 में या फिर 1905 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर 1905 में। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को 1905 में राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि फूट डालो और राज करो की रणनीति सबसे पहले लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। अगला है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो सही उत्तर, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय। तो सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों आप जान लीजिए कि बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय यानी लाल, बाल और पाल ये राष्ट्रवाद के उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न आसान सा है, किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से कि कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था। तो सही उत्तर 31 दिसंबर 1929 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि ये जो है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को अपनाया गया था, जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, आपको बताना है। तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में दोस्तों सबसे पहले भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत किया गया है। वे अनुच्छेद कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान में समानता यानी जो समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो उत्तर है केंद्र और राज्य। दोस्तों केंद्र और राज्य संबंधों की पुनरीक्षण के लिए या रिव्यू के लिए न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर भाग 11 में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान के भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स दोनों जो है त्यागपत्र दे दें तो ऐसी दशा में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता? तो सही उत्तर मुफ्त कानूनी सलाह या जो विधिक सलाह है, फ्री में जो विधिक सलाह है, इसको बाद में नीति निदेशक सिद्धांत में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म संबंधित है किससे? तो आप जान लीजिए, ये जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्ट में पीआईएल कहा जाता है, इससे संबंधित है। और न्यायिक सक्रियता आप जानते हैं, न्यायपालिका द्वारा अत्यधिक सक्रिय रूप से कार्य करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। अगला प्रश्न है, तो ये करंट का प्रश्न है, इसलिए आप करंट के प्रश्नों पर हम विशेष फोकस नहीं करेंगे। वर्तमान में जब ये परीक्षा आरओ 2023 पूछी जा रही है तो इस समय हम जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं। तो ये 2014 का प्रश्न पत्र है। इसमें 2015-16 में संघ सरकार के बजट में कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया था? तो ये अटल पेंशन योजना है। अगला प्रश्न है, 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो ये आपका 49% कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतिछाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, ये प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉरपोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा और ईएलजी। तो सही उत्तर है सैमसंग कॉरपोरेशन और ईएलजी। तो यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 2 और 4 हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा है भारत में जनसंख्या घनत्व के बारे में। ये प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है या पहले बढ़ा है फिर 1991 के पश्चात घटा है? तो सही उत्तर है भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी लगातार बढ़ी है और आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है, तो इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? तो सही उत्तर है 2005 से 2015। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इंडियन इकोनॉमी से कि 2005 से लेकर 2015 का दशक जो है, ये भारतीय नियोजन या प्लानिंग के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। अगला प्रश्न है, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? नाटी, लोहो, बम्बू या खानटुम? तो सही उत्तर है लोहो लोक नृत्य, ये मेघालय का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो शशि कपूर को।
और एक प्रश्न यूपी स्पेशल से है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। अगला है केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये आप जान लीजिए, लखनऊ में स्थित है। यूपी स्पेशल से ही अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो उत्तर मेरठ। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मेरठ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो आप जान रहे हैं कि लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में ये है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। लाल, काली, जलोढ़ या चूनेदार मृदा। तो सही उत्तर है जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न है साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें। तो सही उत्तर तंबाकू के खेत में ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। अगला प्रश्न सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें। उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में। तो सही उत्तर क्या है, सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगला है दोस्तों, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में क्या शामिल नहीं है। बीज, उर्वरक, सिंचाई जल और भूमि राजस्व। तो सही उत्तर भूमि राजस्व जो है किसी फार्म के चल लागत पूंजी में शामिल नहीं है, जबकि बीज, उर्वरक, सिंचाई ये फार्म के चल लागत पूंजी में शामिल हैं। अगला प्रश्न भी एग्रीकल्चर पार्ट से है कि बासमती चावल की रुपाई के लिए उपयुक्त बीज दर कितना है। तो उत्तर है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों बासमती चावल की रोपाई के लिए 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है क्या। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, मुद्रा के अवमूल्यन से देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। यानी जब मुद्रा का डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन किया जाता है तो निर्यात बढ़ते हैं और आयात घटते हैं। अगला प्रश्न भी करेंट से है कि 31 मार्च 2015 तक किस बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया था। तो ये आईडीएफसी को। अगला प्रश्न है भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। तो उत्तर है आपका वीपी सिंह के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा बीपी सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उस समय की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट कर है। विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या संपदा कर। तो सही उत्तर आप जान लीजिए संपदा कर। संपदा कर या संपत्ति पर कर ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और असम। तो सही उत्तर जम्मू और कश्मीर। लेकिन ये प्रश्न अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर राज्य का जो है अलग संविधान था, वहाँ की शासन व्यवस्था अलग ढंग से चलती थी। लेकिन अब सब एक में ही एक तरह का एक रूप प्रशासन हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो सही उत्तर भारत में दोस्तों जेम्स विल्सन द्वारा आमदनी यानी आय पर कर की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा भारत में आय पर कर की शुरुआत जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 10 लाख रुपए ऑप्शन सी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है सामान्य जानकारी से भी संबंधित है। पैन जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है दोस्तों, उसमें 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे AJAN
AFZP के। तो इसमें पूछा गया है 7190 के, इसमें पूछा गया है P क्या दर्शाता है। तो आप जान लीजिए P जो है ये पर्सनल यानी व्यक्तिगत को दर्शाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। तो उत्तर है मालेगाम समिति की। दोस्तों भारत में 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये मालेगाम समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत क्या सही है आपको बताना है। तो सही उत्तर दुर्घटना बीमा 1 लाख और जीवन बीमा 30,000। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, आपको बताना है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है कैसे। तो सही उत्तर 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से भारत में जो साक्षरता दर की गणना है दोस्तों ये 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या के साक्षरता से गणना की जाती है। अगला प्रश्न है किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। तो दोस्तों लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, जबकि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव और वनारोपण से वनों में वृद्धि होती है और इससे पर्यावरण संतुलन स्थापित होता है। लकड़ी काटना या पेड़ों को काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ह्यूमस उदाहरण है। ऑप्शन देखिए मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइट का, जैविक कोलाइट का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ह्यूमस जो है वो जैविक कोलाइट का उदाहरण है। अगला है कि शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से या अति उच्च वाष्पन से। तो सही उत्तर ऑप्शन बी शुष्कता या जो ड्राइनेस है दोस्तों ये निम्न आर्द्रता से संबंधित है। निम्न आर्द्रता यानी कम ह्यूमिडिटी जो होती है वो शुष्कता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जब पर्यावरण पारिस्थितिकी आप पढ़ते हैं तो पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मृदा क्षरण या मृदा के कटाव को रोका जा सकता है कैसे। सघन वर्षा से, वन नाशन से, वनारोपण से या अतिचारण से। तो सही उत्तर हो जाएगा वनारोपण से। दोस्तों सघन वर्षा, वनों का विनाश और पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से मृदा क्षरण होता है। वनारोपण से इसको रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है लखनऊ जिले की सीमा किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती। बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी। तो बलिया एकदम पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए बलिया की सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से स्पर्श नहीं करती, जबकि उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी की सीमाएं लखनऊ जनपद से मिलती हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो उत्तर है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ये कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावी उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो उत्तर है 31.2% जो जनसंख्या है वो शहरी या नगरीय है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित शहरों में किसका स्थान नहीं है। कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और वाराणसी। तो सही उत्तर इलाहाबाद है दोस्तों, लेकिन इलाहाबाद में भी अब मेट्रो का जो है प्रस्ताव गया है, देखिए कब से शुरू होता है।
अगला है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप जानते हैं कोयले का उत्पादन ओडिशा राज्य में सर्वाधिक होता है। यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमने अभी एक चैप्टर पढ़ा है उसमें इसमें बताया था कि एशिया के बाद अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है भूगोल से है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? डेल्टा की बात कर रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा महानदी। दोस्तों महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है बेतवा नदी मिलती है किस नदी से? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सोन से? तो सही उत्तर बेतवा यमुना से मिलती है, यानी बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में? तो सही उत्तर है एशिया में। दोस्तों एशिया में पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। अगला प्रश्न है मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है? सोना, तांबा, जस्ता या चांदी का? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चांदी का। मैक्सिको चांदी के अग्रणी उत्पादक देशों में शामिल है। अगला प्रश्न है कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, बफेलो, डेट्राइट और डुलुथ में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डुलुथ। दोस्तों डुलुथ शहर जो है ये आपका सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर यानी HBJ गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा। दोस्तों हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या ओडिशा? तो सही उत्तर ओडिशा। दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इलायची उत्पादन होता है, ओडिशा में नहीं। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7, 8, 9 या 10? तो सही उत्तर 9 राज्य। भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तटीय हैं। अगला प्रश्न है सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों सारगैसो सागर जो है ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति के कारण जो है इसको सारगैसो नामक विशिष्ट वनस्पति के कारण सारगैसो कहा जाता है। ये सीमा रहित सागर है क्योंकि ये अटलांटिक महासागर के एक विशिष्ट क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में कौन सी विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ विकल्प आपके सामने है। सही उत्तर डोमिनिका की बाइलिंग झील जो है ये आप जान लीजिए दोस्तों ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये अगला प्रश्न है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु नारियल उत्पादक अग्रणी राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तुलसी, विहार, पोवई झील या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपर्युक्त में पोवई झील से। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुंबई की मीठी नदी पोवई झील से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद चौक या पार्लियामेंट स्क्वायर में किया गया है? जापान, USA, ब्रिटेन या फ्रांस? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
अब देखिए अगला जो है करंट अफेयर से है। टाइम्स की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2015 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और इस वर्ष की रैंकिंग भी आप देख लीजिएगा, 2023 की रैंकिंग। अगला प्रश्न है नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में किसके पास स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के पास नैना नाम से नया शहर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी के बारे में कौन सा सही है? तो सही है कि उच्च न्यायालय एएफटी के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती। ये आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? ये आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर वाराणसी। दोस्तों आप जान लीजिए चैती और कजरी मिर्ज़ापुर और वाराणसी में प्रचलित हैं, और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो इलाहाबाद या प्रयागराज में है, ये चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में कर रहा है या किया गया है। अगला प्रश्न है लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रसिद्ध पत्रकार विनोद मेहता के द्वारा लखनऊ बॉय पुस्तक लिखी गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो सही उत्तर इसका है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के द्वारा वन्यजीव प्रबंधन के लिए मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन का उपयोग प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है गार्जियन समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करंट का प्रश्न है उस समय का। सही उत्तर यहाँ पर कैथरीन वाइनर था। अगला प्रश्न है मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है दोस्तों, ये यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाना है। अगला प्रश्न है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तो सही उत्तर है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, पर्यावरण पारिस्थितिकी से एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप जानते हैं एजेंडा 21 का संबंध जो है ये सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सही उत्तर 7 टीका निवारणी रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। अगला प्रश्न है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो उत्तर आप जान लीजिए टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार आईटी अधिनियम की धारा 66 किसका उल्लंघन करती है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 1 यानी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न है हाल में खाद्य संसाधन के लिए स्वीकृत 17 मेगा फूड पार्कों में से कितने राज्य एजेंसियों को आवंटित किए गए हैं? तो उत्तर है 7। अगला प्रश्न स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 के बारे में पूछा गया है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 के विजेता राजेंद्र सिंह किस गैर सरकारी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? तो राजेंद्र सिंह का जो संगठन है वो तरुण भारत संघ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 2016 में आयोजित होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 7वें एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था? तो भारत ने। और पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रथम आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जयपुर में। अब आइए सामान्य मानसिक योग्यता यानी गणित और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आइए जान लेते हैं।
कितने प्रश्न, तो 10 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा। तो आप इसको ऐसे सिंपल देखिए, 2000 गुणे 2/5 गुणे 50/100 यानी 50% और गुणे 40/100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दो एक 3 शून्य यहाँ से कटा, फिर 3 शून्य यहाँ से काट दीजिए और 1 शून्य और है यहाँ पर, तो 1 यहाँ पे, तो 20 गुणे 2 गुणे 4 20 गुणे 2 गुणे 4 जब आपका हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, या 20 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे देखिए यहाँ पर बहुत सीधे, सबसे पहले इसको ऐसे लगाइए, 2000 गुणे 2/5 गुणे 50/50%, तो 50/50/100 एकदम वही फार्मूला, गुणे 40/100। तो यहाँ पर आप देखिए, 1 शून्य यहाँ से कट गया, 1 शून्य यहाँ से कट गया, 1 शून्य यहाँ से और 1 शून्य यहाँ से, तो 20 गुणे 2 गुणे 4, तो यहाँ पर सही उत्तर कितना हो जाएगा, 160। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 160 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये ऐसे प्रश्न आसानी से लगाए जा सकते हैं, 9/13, 17/26, 28/39 और 33/32 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो जब आप 9/13 को करेंगे दशमलव में, तो ये 0.692 हो जाएगा, 17/26 को 0.653 हो जाएगा, 28/39 0.717 हो जाएगा और 33/52 जो है 0.634 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न 28/39 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है। यहाँ पर जो समूह दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि 3 11 13 17, 7 14 18 37, इसके अलावा 3 5 41 47 और 3 7 17 और 71। तो सही उत्तर यहाँ पर 7 14 18 और 37। दोस्तों विकल्प ए, सी और डी, ए सी और डी को जब आप देखेंगे तो इसमें सभी जो संख्याएं दी गई हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि विकल्प बी में 14 और 18 जो हैं ये भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए विकल्प बी जो है ये समूह के अन्य जो हैं अन्य संख्याओं से भिन्न है। अगला प्रश्न है, यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या निकालते हैं। संख्या इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, संख्या 10 और 50 के मध्य जो संख्याएं हैं जिनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एक तो 11 हो जाएगा और 22 हो जाएगा, 33 हो जाएगा और 44 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सी अभाज्य संख्या, तो 11 अभाज्य संख्या हो जाएगी, इसका वर्ग जो है 121 ऑप्शन ए हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रृंखला ARENIJM और आगे दिया है इसमें लुप्त अक्षर कौन सा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पर जब आप इसको सेट करेंगे तो AEI, AEI फिर IJKLM, तो जब आप सेट करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका M के बाद जो है देखिए F हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि मैथमेटिक्स में
एम को पी से, मैथमेटिक्स में एम को पी से, ए को डी से, टी को डब्ल्यू से और इसी प्रकार अन्य को बदल दिया जाए तो नवीन अक्षर श्रृंखला का 9वां अक्षर क्या होगा। तो जब दोस्तों देखिए मैथमेटिक्स का जो एम जो है ये पी में बदल जा रहा है। मैथमेटिक्स में जो भी एम है तो वो पी में बदल जा रहे हैं और ए जो है डी में बदल जा रहा है और टी डब्ल्यू में। तो एम एन ओ पी, तो 3 अक्षर एम के बाद पी में बदल रहा है। ए के 3 अक्षर बाद ए बी सी डी, डी हो जा रहा है। टी के 3 अक्षर बाद डब्ल्यू हो जा रहा है, टी यू वी फिर डब्ल्यू। तो मैथमेटिक्स का 9वां अक्षर जो हो जाएगा ये जो है आई, मैथमेटिक्स का 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई की बात कर रहा है। आई जो है मैथमेटिक्स श्रृंखला का 9वां अक्षर क्या हो जाएगा। तो आई जो है दोस्तों आई जे के एल यल हो जाएगा, क्योंकि 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो एम को जब पी से बदलते हैं, ए को एम को पी और ए को डी, टी को जो है डब्लू, तो 3 की बढ़ोतरी हो रही है। 9वां अक्षर यहाँ पे आई होगा, आई जे के एल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर बॉक्स में देखिए 5 9 36, 7 6 36, 9 4 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा। तो 5 गुणे 9 माइनस 9, 5 9 45, 5 9 45, 45 में से 9 गया 36 और 7 गुणे 6 माइनस 6, 7 6 42 में से 6 गया 32। तो 9 गुणे 4 माइनस 4, 9 चौक 36 में से 4 गया 32 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सेट कर लेंगे, ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, -100 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उसमें ऐसे गणना करेंगे तो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 हैं। तो अब एक किनारे से आप यहाँ पर देखिए 1 2 4 5 10, उसके बाद 20 से कटेगा 20 25 50 और 100। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो इनका जोड़ 217 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 92 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लस और भाग तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 + 4 गुणे 5 भागा 2 - 3 का मान ज्ञात करिए। तो जब आप चिन्ह बदल देंगे इस फार्मूले में जो कह रहा है प्लस को भाग और 2 को 5 से, तो क्या हो जाएगा 8 भाग, प्लस की जगह पे भाग कर दीजिए, 8 भागा 4 गुणे 2 प्लस 5 - 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर 6 आ जाएगा, ऑप्शन सी। केवल प्लस को भाग से बदलना है और 2 और 5 का आपस में जगह बदल देना है, तो ये 6 उत्तर आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप कर लीजिए। राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये 4 किलोमीटर पैदल चलता है। 3 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण पश्चिम जाता है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम जाता है और फिर 3 किलोमीटर, तो 4 और 3 जब चलेगा तो आप इसका जब वर्ग निकालेंगे तो विकर्ण के आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए 5 किलोमीटर 16, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25, तो करीब 25 का मान 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है XYZ
वी डी वाई, टी एफ एक्स और आर एस डब्ल्यू में अगला पद कौन सा है? तो पहले तो सीरीज आप जानिए कि ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। तो एक्स एक्स में जो है एक्स में एक्स जो ये श्रृंखला दी जा रही है, पहले आप इस सीरीज को पहचानिए। तो आप देखिए एक्स में से 2 गया, एक्स में 2 पीछे जाएंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स में से -2 करेंगे और बी में आपका देखिए 2 बढ़ाया जा रहा है, बी सी डी, और जेड में फिर वाई जेड होता है तो जेड में से 1 घटाएंगे। तो यहाँ पहले 2 घटाया जा रहा है, +2 बढ़ाया जा रहा है, फिर -1 यानी 1 पीछे किया जा रहा है। तो आर में से 2 घटाइए तो पी क्यू आर, तो पी हो जाएगा। फिर एच में 2 बढ़ाइए, एच आई जे हो जाएगा, और डब्ल्यू में 1 कम करिए तो यू वी डब्ल्यू वी, पी जे वी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि एक समय में केवल एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द लाक या लोसी को बैंक में बदला जा सकता है? प्रत्येक परिवर्तन में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम चरण में लाक के अक्षर ओ को जब ए में बदलेंगे तो एल ए सी के हो जाएगी, लैक, इसका अर्थ कमी होता है। दूसरे चरण में हम एल को बी में परिवर्तित कर देंगे तो बी ओ लैक, दूसरे चरण में तो बी ए, एल को बी में बी ए सी के, पहले तो एल ए सी के बनेगा, फिर बी ए सी के बन जाएगा। उसके बाद तीसरे चरण में सी को एन में, तो बी ए एन के, देखिए थोड़ा सा सोचने के लिए है, बैंक बन जाएगा। तो सही उत्तर बी ए सी को बैंक। तो ये 3 चरणों में बदला जा सकता है। ऑप्शन जो है डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। पहले जो है मोटे तौर पर 10 × 10 = 100 अगर जो मान लिया जाए तो परिवर्तित है 15 × 12, 15 × 12, तो ये 180 हो जाएगा। तो 180 बटे जब हम 100 करेंगे तो 20 × 9 = 180, 20 × 25 100, 9/5 गुना जो है इसका बढ़ जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है, तो आप यहाँ पर देखिए एक दर्पण में जब कोई घड़ी है, यहाँ पर आप देखिए एक चित्र बनाते हैं, 9:30, 9:30 जो है ऐसे हो जाएगा, 9:30। ये घड़ी में जब हम देख रहे हैं तो जो है घड़ी में 9:30 हो रहा है दर्पण में देखने पर, तो सही समय क्या होगा? तो इस तरह का जो प्रश्न आता है दोस्तों, दर्पण में सही समय ज्ञात करने के लिए 12 में से समय घटा दिया जाता है। तो 12 में से 9.5 घटा देंगे तो 2.5 हो जाएगा। सही उत्तर 2.5, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित बॉक्स में जो है लुप्त संख्या आपको बताना है, कौन सा है? यहाँ पर जो है 5 3 7 6 या 5 17 9, 3 21 7, 7 16 8 और 6 10, और यहाँ पे बताना है कि ये संख्या कौन सी हो जाएगी। तो 5 17 और 9 जब जोड़ेंगे तो 31 होगा, 3 21 और 7 को जोड़ देंगे 31 हो जाएगा, और 16 7 23 8 31, तो 10 6 16, 16 और 15 मिलाकर 31 होगा। तो यहाँ पर 15, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि 5 10 15 और यक्स का औसत 20 है
तो यक्स का मान कितना है। तो औसत निकालने का जो फार्मूला होता है सबको जोड़ लीजिए और जितने पद हैं उनसे भाग दे दीजिए। तो 5 + 10 + 15 + x बटे 4 बराबर 20। तो यहाँ सब जोड़ लेंगे, 10 × 5 = 15, 15 30 + x बराबर 20 × 4 = 80। तो x बराबर 50 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी 50 हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित किस राज्य में राज्य पक्षी के रूप में घरेलू गौरैया की घोषणा की गई है। कौन से राज्य ने अपने राज्य पक्षी के रूप में घरेलू गौरैया की घोषणा की है, आपको बताना है। तो ये दिल्ली है। दोस्तों, गौरैया की जो है संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है, ये विलुप्त की ओर है। इसको बचाने के लिए दिल्ली ने अपने राज्य पक्षी के रूप में घरेलू गौरैया यानी स्पैरो को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ अली केचेरी का निधन हुआ है। ये किस लिए प्रसिद्ध थे। तो यूसुफ अली केचेरी मलयालम कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक पुस्तक है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व लिया वैन लीर का हाल में निधन हो गया था, वो क्या थी। तो लिया वैन लीर जो है इजरायली सिनेमा की अग्रदूत थी। लिया वैन लीर ये इजरायली सिनेमा की अग्रदूत थी। अगला प्रश्न एक पुस्तक से है कि श्री रामायण महान्वेषणम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप जान लीजिए, ये पुस्तक एम वीरप्पा मोइली जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, इनके द्वारा श्री रामायण महान्वेषणम पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, सोलर इम्पल्स 2 क्या है, आपको बताना है। तो सोलर इम्पल्स 2 ये सौर ऊर्जा चालित विमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है, आपको बताना है। तो भाग्यश्री योजना ये महाराष्ट्र राज्य द्वारा लड़कियों के लिए प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, जनरथ नाम किसे दिया गया है। तो सही उत्तर जनरथ जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को, साधारण किराए के सापेक्ष ही एसी बस सेवा की सुविधा जनरथ नाम से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो 2013 के लिए जो असत्य कथन है वो है आपका, उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से कम थी, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की जन्मदर भारत की जन्मदर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्मदर भारत की जन्मदर से अधिक थी, सही है। उत्तर प्रदेश में जन्मदर 25 से अधिक थी और उत्तर प्रदेश में जन्मदर 30 से कम थी। तो ए गलत है, जबकि बी, सी और डी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015-16 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो सही उत्तर है किसान वर्ष। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी। तो सही उत्तर गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है किससे। पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भूमि राजस्व से या संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर आप देखिए संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की आय का बड़ा भाग जो है आता है। और आप जान लीजिए कि व्यापार कर जो है ये अब व्यापार कर को समाप्त कर दिया गया है। व्यापार कर को समाप्त कर दिया गया है और अब इसके स्थान पर जो है वस्तु और सेवा कर को लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो उत्तर है ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क
ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर शेर। शेर दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक या फूड सप्लीमेंट कहा जाता है? वसा, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? तो सही उत्तर विटामिन। दोस्तों विटामिन जो है सहायक आहार कारक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा और रबर? तो सही उत्तर जो है हो जाएगा वो रबर। रबर दोस्तों जैव निम्नीकरणीय है, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा ये बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो आप जानते भी हैं CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हीलियम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हीलियम गैस जो है ये हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि भोजन का प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज? तो सही उत्तर भोजन का प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है लाल स्याही बनाई जाती है किससे? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है फिनाल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या इयोसिन से? तो सही उत्तर इयोसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो ये था MIC गैस। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं नाइट्रोजन, और ये वायुमंडल में 78% जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव के बाल और नख में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो सही उत्तर कीरेटिन प्रोटीन। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के बाल और नाखूनों में कीरेटिन प्रोटीन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक या संसाधित साधारण नमक? तो सही उत्तर है समुद्री नमक। दोस्तों समुद्री नमक को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है कैसे? तो आप जान लीजिए अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें किसकी उपस्थिति होती है? केसीन, लैक्टोस, केसीन के साथ कैरोटीन या लैक्टोस के साथ ब्यूटेरिक एसिड? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा केसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति से गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। केसीन प्रोटीन जो होता है ये सफ़ेद रंग और कैरोटीन से पीला रंग आ जाता है गाय के दूध में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित है। कथन है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि ए सही है किंतु आर सही नहीं है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है, तो ए सही किंतु आर गलत है।
अगला प्रश्न है, किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि या पदवी दी थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दारा शिकोह को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे? तो नैनार जो है ये दक्षिण भारत के शैव धर्मानुयायी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अलवार वैष्णव संत थे, जबकि नैनार जो है ये शैव धर्मानुयायी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सप्तपाणी गुफा स्थित है कहाँ पर? तो सप्तपाणी गुफा राजगीर या राजगृह में उपस्थित है स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास से ही है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? सही उत्तर होयसल। देखिए, द्वार समुद्र दोस्तों होयसल राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद से? तो आप जान लीजिए, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या जय संहिता? तो सही उत्तर है, महाभारत मूल रूप में दोस्तों जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये स्तंभ लेख है भीतरी स्तंभ लेख। याद रखिएगा दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? वल्लभी विश्वविद्यालय बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात में? तो आप जानते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी ये प्राचीन काल में गुजरात में स्थित थी। अगला प्रश्न है, हर्ष ने किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, यानी 1, 2 और 4। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हर्ष जो है दोस्तों एक शासक होने के साथ साथ साहित्य प्रेमी और लेखक भी था। उसने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाटकों की रचना की है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? पीतलखोरा, जुन्नार, कार्ले में या बेडसा में? तो सही उत्तर है कार्ले। कार्ले महाराष्ट्र में है और यहाँ पर हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो द्वितीय? तो सही उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रोलट एक्ट दोस्तों चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, और आरओ परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन का ये जो आखिरी प्रश्न है आपके लिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कब? तो सही उत्तर 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आरओ परीक्षा यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को रिवाइज किया है और जितना जल्दी या कम समय में हो सकता था बिना समय गंवाए हमने इसमें सभी जो सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी को रिवाइज कर लिया है और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्नों का जो लेवल है इसमें कहा जाए तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से इस परीक्षा में या इस पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो हैं सामान्य स्तर के प्रश्न हैं, बहुत कठिन नहीं हैं और इसमें जो भी पार्ट्स हैं हमारे सामान्य अध्ययन के उन सभी पार्ट से एक जो है
संतुलित दृष्टिकोण में या बैलेंस पेपर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन के सभी पार्ट से लगभग बराबर क्वेश्चन उठाए गए हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल से थोड़े कम प्रश्न थे, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, सामान्य मानसिक योग्यता और रीजनिंग। इसके अलावा दोस्तों सामान्य विज्ञान और जो है कृषि और यूपी स्पेशल, इन सभी पार्ट से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो ये 2014 का जो प्रश्न पत्र है ये बैलेंस पेपर रहा था। तो इसके अलावा हम आगे जो है आर ओ परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आगे के वीडियो में जो 2016 के रिवाइज एक पेपर हुआ था, दोबारा हुआ था। इसके अलावा 2017, 2021 इन सभी प्रश्न पत्रों को भी रिवाइज करेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करते चलिएगा। कहीं किसी प्रश्न पर कोई संदेह या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अपने स्रोतों से और अन्य जो साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे प्रयास करेंगे कि उन प्रश्नों को सही विश्लेषण के द्वारा उनका सही उत्तर प्राप्त किया जा सके। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था आर ओ परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स रिवीजन। अगले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हम इसी तरह जल्दी और कवर करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।